हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका भव्य स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतिहास के कह सकते हैं जानकार, क्योंकि आप जीके और जीएस पढ़ाते हैं, तो कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर मुझे बात करनी थी जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है। तो मुझे लगा कि सर से बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इतिहास के ऊपर रिसर्च भी करते रहते हैं। तो सर, आपका भव्य स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनू जी। तो पहले हेलो मित्र के जितने भी ऑडियंस है उनको रॉय क्लासेस की तरफ से तहे दिल से आभार। सबसे जो पहला कंट्रोवर्सी है इतिहास को लेके कि लोग क्या कहते हैं कि जो इतिहास है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोट करता है और लिखने वाले ने भी एक पर्सपेक्टिव से लिखा है। और यही कारण है कि जो चोल वंश है या जो विजयनगर साम्राज्य है, जितनी उसकी बात होनी चाहिए या जितनी उसकी जानकारी होनी चाहिए युवा पीढ़ी को, उतनी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? निश्चित तौर पर से सोनू जी, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और बात होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत पर अरबियों का, तुर्कियों का, अफगानियों का और मंगोलों का आक्रमण का ज़्यादा वर्णन का जिक्र किया गया है। बाबर भारत आए, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा युद्ध लड़े, महमूद गजनवी ने भारत को 17 टाइम लूटा। कहीं ना कहीं हमारे जो इतिहासकार थे और भारतीय इतिहास को पढ़ाने की जो शैली थी वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित विदेशी आक्रांताओं पर ज़्यादा उन्होंने किया। जो हमारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धरोहर और उनकी वीर गाथाओं के चर्चे बहुत कम है, जिसका शिकार निश्चित तौर पर से दक्षिण भारत का इतिहास हुआ है। उसके मैं दो बहुत बड़े एग्जाम्पल आपको दूंगा। पहला तो नाम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में तेनालीराम और अष्टदिग्गज कवि रहा करते थे। जब वो भारत में राज कर रहे थे, विजयनगर साम्राज्य कर्नाटका वाले एरिया पे, उसी समय महमूद गजनवी भारत पर अटैक किया था और उसने एक दो नहीं 17 अटैक्स वो भारत पर किया था। लेकिन अलबरूनी ने उन्हें जानकारी दिया कि आप कर्नाटका साइड विजयनगर साम्राज्य पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के शासक बहुत प्रतापी थे और महमूद गजनवी गुजरात तो आता है, लेकिन यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य पर हमला नहीं करता, लौट जाता है। चोलाज एम्पायर, राजेंद्र चोल बहुत प्रतापी राजा, तो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया सब जीत गए थे। दक्षिण पूर्वी एशिया पर भारतीयों का राज था। उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमें भारत का सबसे, अगर कहें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट, जो कंबोडिया में है। सिंगापुर का लैंग्वेज तमिल है। सोचिए, उस पूरे पाठ पर इन्होंने राज किया, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने उनके साथ भेदभाव किया। जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो दो उद्देश्य होता है। पहला तो पास्ट में जो गलतियां हुई या जो डिसीजन मेकिंग हुई उससे हम कुछ सीख पाएँ, और दूसरा कि जो हमारा समृद्ध जो एक शासन रहा, एक काल रहा, उसके बारे में जान के हम उसके ऊपर गर्व कर पाएँ। क्योंकि एक सिविलाइजेशन के तौर पे अगर हम अपने रूढ़ियों पे, अगर अपने इतिहास पे हम अगर गर्व कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन बात हुई। अगर आप जापान में जाएंगे तो एक विकसित राष्ट्र है, लेकिन आज भी वो अपनी संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं। चीन में भी वही स्थिति है। लेकिन अगर चोल वंश की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि वो उतना समृद्ध नहीं था कि इसके बारे में बात हो सके? और उसकी समृद्धि के बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, समृद्ध तो इतना था कि जब हम ताजमहल और लाल किला और कुतुब मीनार का नाम भी नहीं जानते थे, तो इतना समृद्ध चोल एम्पायर था कि 216 फीट ऊंचा शिव के मंदिर, जब आज की जैसे क्रेन्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं ऊंचा उठ पाया। 81 टन का पत्थर, एक पत्थर 216 फीट ऊपर गया। आखिर कैसे? इतना समृद्ध था कि उस समय बंदरगाह डेवलप हो चुके थे। इतना समृद्ध चोला एम्पायर था कि भारत का सबसे पहला जो डैम, किल्ला नई डैम, जिसका अंग्रेजों ने नाम चेंज कर दिया, ग्रैंड एनीकट। समृद्धि तो शुरू से भारत में रही है, लेकिन कभी समृद्धि के तौर पर भारतीय संस्कृति सभ्यता को सर दबाया गया। आज हम बात करते हैं कि सोलर सिस्टम का खोज किसने किया? कोपर्निकस। मैकाले एजुकेशन सिस्टम, जबकि सोलर सिस्टम को तो आर्यभट्ट ने पहले खोज दिया था, गुप्त
मुक्तायरा में, और उन्होंने किताब भी लिख दिया था सूर्य सिद्धांतिका, कि सूर्य किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। संस्कृति की बात करें तो सबसे पहली बार गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने कर दिया है। सब तो हमारे पास ही था, लेकिन कभी मैकाले एजुकेशन सिस्टम ने, तो कभी अल-बरूनी की किताब उल हिंद ने, तो कभी मुगल अंपायर की किताब बाबरनामा ने, हर समय हमारे संस्कृति सभ्यता को दबाकर अपने संस्कृति सभ्यता को ऊपर दिखाया। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान है सर। जैसे कि आपने बात किया कि हमारे इतिहास को कहीं न कहीं पीछे रखा गया। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास एक मौका था कि जो समृद्ध इतिहास हमारा रहा है उस समृद्ध इतिहास को हम ऊपर लेके आए और उसको शिक्षा का केंद्र बनाए, आधार बनाए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को न सिर्फ विदेशी आक्रांताओं के बारे में बल्कि उस समृद्ध काल के बारे में पता चले जहाँ पे हम पूरे विश्व में एक प्रमुख स्थान बनाए हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद भी शायद उस चीज़ को दरकिनार किया गया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। तो पहले हम इसकी शुरुआत तो नालंदा से ही करेंगे जी। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय और साथ ही साथ दुनिया का पहला मेडिकल कॉलेज। बख्तियार खिलजी ने उसे विध्वंस कर दिया, उसे जला दिया, 6 महीना तक किताबें जलती रह गई। लेकिन सर स्वतंत्रता के बाद अभी जाकर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया गया। आखिर क्यों? 70 साल तक सरकारें क्या कर रही थी? 70 साल बीतने के बाद आखिर क्या कर रही थी? अंग्रेज भारत छोड़कर 1948 में गए। 1947 नहीं, 1948 जून 1948 अंग्रेज जाने का अपना समय तय किए। लेकिन 20 साल हम एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में लग गए। 1968 में इंडिया ने पहली बार अपनी एजुकेशन पॉलिसी डेवलप की। तो अब शिक्षा व्यवस्था इतना लचर हो चुका है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बने 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भारतीय युवाओं को उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है सर। कोई प्रभाव भी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर। 5 साल बीतने को है, लोग बात नहीं कर रहे हैं। सन 2002 में राइट टू एजुकेशन का बिल सदन से पारित होता है और वो लागू होता है 2010 में, मतलब 8 साल। सर जी निश्चित तौर पर से खामियां तो रही हैं। 20 साल एजुकेशन पॉलिसी बनाने में, 8 साल लागू करने में, 5 साल हो जाने पे, बात नहीं करने पे। फिर अम्बेडकर जी की याद फिर हमें आती है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज की सरकारें की लग रही मंशा यह है कि शेरनी का दूध पीनो ही ना दो, ना लोग पिएंगे ना दहाड़ेंगे। ये बात लग रही है। दूसरा कंट्रोवर्सी हिंदू मुसलमान को लेके होता है, और जब भी चुनाव आते हैं तो आपने देखा होगा कि टेलीविज़न डिबेट में भी प्राइम टाइम पे किस हिंदू ने क्या कह दिया, किस मुस्लिम ने क्या बोल दिया, यही डिबेट चलता रहता है। जो मुसलमान हमारे देश में आए, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते थे, जो इस्लामिस्ट थे, वो कई जगहों से आए। आपने बोला अफगान से आए, ईरान से आए, तो कई जगहों से आए। यानी कोई ऐसा नहीं कि एक जगह से आया और वही उनके डिसेंडेंट आज यहाँ पे हैं। तो आज सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जो आज का मुसलमान है किसको अपना पूर्वज माने। अभी औरंगजेब को लेके बहुत सारा विवाद चल रहा था। क्या आज के मुसलमान का पूर्वज औरंगजेब है? और अगर जैसे आपने अंग्रेज यहाँ पे शासन की 250 साल तक, उनके जाने के बाद हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो कन्वर्ट होके क्रिश्चियन भी बने। लेकिन जो यहाँ के क्रिश्चियन हैं वो अंग्रेजों को अपना पूर्वज नहीं मानते। उनको पता है कि हमारा जो है वो मत बदला है, मजहब बदला है, लेकिन हमारे पूर्वज वो नहीं है, हम अभी भारतीय। लेकिन क्या मुसलमान सहज रूप से औरंगजेब को अपना पूर्वज मान लेता है, या पॉलिटिकल गेन के लिए उनको मैनिपुलेट किया जाता है और उनको उनके तक सच्चाई पहुंचाई नहीं जाती है, ताकि वो एक थोक वोट बैंक के रूप में हमेशा बने रहें? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जहाँ तक आपने बताया सर, बस इसका एक लाइन में जवाब है सर, बस ये वोट बैंक की राजनीति है। हर समय औरंगजेब का ही नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो बांटने का आधार है। औरंगजेब से अगर आप पहले की बात करें शाहजहां से थोड़ा पहले की बात करें तो जहांगीर से बस थोड़ा पहले की बात करें तो अकबर की बात लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भारत में अकबर ने जजिया फिनिश कर दिया। सती प्रथा जो भारत में की सबसे बड़ी कुप्रथाएं थी, पति के मर जाने के बाद पत्नियों को जला देना, वो फिनिश कर दिया। दास प्रथा फिनिश कर दिया।
और गुरुजी सिख के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अकबर ने दान दे दिया और उसी जमीन पर सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। क्या सब कुछ एक नए धर्म की भी शुरुआत उन्होंने की थी? दीन ए इलाही सभी धर्मों को मिलाकर हाँ, लेकिन खिचड़ी अच्छे तरीके से बन नहीं पाई तो उन्हें बैक होना पड़ा। लेकिन गुरुजी मेरा ये मानना है कि अगर आप पूर्वज ही मान रहे हो तो औरंगजेब की कट्टरपंथी को क्यों मान रहे हो? दारा सिकों की शिक्षा को मानो। बिल्कुल। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया, गीता और भारत के लगभग सभी ग्रंथों को फारसी से हिंदी में और संस्कृत में लिख दिया। तो हम उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? हम दारा सिकों को क्यों नहीं पहचान रहे? हम औरंगजेब को क्यों पहचान रहे हैं? और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जिसके नोट पर गणपति देव हैं। यानी उनको अपने पूर्वजों को पहचानने में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो सो कॉल्ड जो धार्मिक होता है ना, ज्ञानी बनते हैं, हाँ, जो उस समाज से आने वाले लोग हैं, उनको बड़ी आपत्ति होती है कि अपने पूर्वजों को नकारते हैं, उनको स्वीकार नहीं करना चाहते। और जैसे आपने बताया कि जो इंडोनेशिया है मतलब सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री, लेकिन वो मानते अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों से उनको परहेज नहीं है। वहाँ का राष्ट्रीय धारावाहिक सर जी रामायण और महाभारत है, डाक टिकट पे सीता मैया है, दूतावास पे गरुड़ है। इंडोनेशिया, हम इंडोनेशिया के मुसलमान की विचारधारा को क्यों नहीं अपना रहे हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि इंडोनेशिया के मुसलमानों से हम प्रेरित हैं, हम औरंगजेब से प्रेरित हैं? ये क्यों कह रहे हैं? अगर आप एकता, अखंडता, भाईचारे की बात अगर करनी है तो औरंगजेब की विचारधारा को भूलकर इंडोनेशिया के विचारधारा को भारतीय मुसलमान को अपनाना होगा, तब भारत एकता और अखंडता के कारण जाना और दारा सिकों को भी समझना होगा कि आखिर दारा सिको औरंगजेब का भाई है। एक माँ के गर्भ से 2 पुत्र पैदा लिए, एक औरंगजेब, कि औरंगजेब का नाम बांटने के लिए और बंटवाने के लिए लिया जाता है, दारा सिको का नाम नहीं। अगर दारा सिको मुगल सल्तनत का राजा बन जाता सर जी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगा लेता, तो फिर लोग बढ़ते कहाँ से? और जब तक बटेगी नहीं तब तक राजनीति होगी कहाँ से? थोक वोट बैंक का वोट बैंक। तो यहाँ सर ये मत है। और सर आपको पता होना चाहिए, औरंगजेब का सेनापति जयसिंह हिंदू, अकबर का सेनापति मानसिंह हिंदू, महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान, आप जितने लोग देख रहे होंगे गूगल करना, पेशवाओं का तोपची इब्राहिम शाह गार्गी, मतलब जितने मुसलमान राजा थे सेनापति हिंदू को बना के रखे हैं। और जो हिंदू हैं तो उसके सेनापति मुसलमान हैं। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विचारधारा को अपनाइए। वीर अब्दुल हमीद 1965 का वार, हम उनकी बात क्यों नहीं करते? क्यों परेशान है औरंगजेब के नाम पर? वीर अब्दुल हमीद की बात कीजिए, अशफाक उल्लाह खां की बात कीजिए, जिन्होंने काकोरी कांड में प्रमुख योगदान निभाया। लेकिन बांटने और बंटने के नाम पर औरंगजेब का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। जो भारतीय मुसलमान होंगे उनसे निवेदन है कि आप अपना वंशज अहमदुल्ला साहब को बताइए, 1857 रिवोल्ट वाले को, आप अशफाक उल्लाह खान को बताइए, आप कलाम को बताइए, तभी हम सब एक होके रहेंगे। और औरंगजेब को अपना आइडियल मानने वाले निश्चित तौर पर से वो भारतीय एकता और अखंडता के लिए खतरा तो जरूर है साहब। जो अगला कंट्रोवर्शियल जो प्रश्न है वो राणा सांगा को लेके है। बहुत विवाद हुआ, अभी भी अलग अलग संगठनों के द्वारा इसके ऊपर लगातार प्रदर्शन जारी है। और 2 पक्ष है इसका। एक पक्ष ये कहता है कि बाबर नामा में बाबर ने इस बात का जिक्र किया है कि राणा सांगा पहुंचे थे उनके पास, उनको इनवाइट करने के लिए कि आप भारत पे आक्रमण करो। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, जो इब्राहिम लोदी थे उनके चाचा गए थे उनको निमंत्रण देने के लिए कि आप आएं, और वो चाहते थे कि जो इब्राहिम लोदी हैं उनको गद्दी से हटाकर ये वहां पर बैठे। सच्चाई क्या है? सर आप एक किताब लिखे सोनू नामा, उसमें किसकी प्रशंसा देखोगे? मेरी प्रशंसा होगी। तो क्या बाबर नामा के आधार पे राणा सांगा को गलत बता देना कहाँ तक उचित है सर? एक विदेशी आक्रांता आपके लिए सही हो गया? वो राणा सांगा जो सन 1517 के खतौली के युद्ध में
घायल होकर भी लड़ते रहे इब्राहिम शाह लोदी के विरोध में। यहाँ पर बात सत्य की थी, यहाँ पे राणा सांगा नहीं गए थे साहब। यहाँ पर दिलावर खां लोदी, दौलत खां लोदी जो इब्राहिम खां के सगे संबंधी थे, इनका ये मानना था कि विदेशी आक्रांता अगर बाबर भारत आएगा तो कहीं ना कहीं अगर राणा सांगा को ये लगा कि वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया है तो राणा सांगा भारत की तरफ से लड़ेंगे और अपने मातृभूमि के लिए राजपूत समुदाय तो लड़ेगा ही। और उनका कहना ये है, ये मस्तिष्क और माता और मातृभूमि के सिवा कहीं नहीं झुकता है, तो लड़ेंगे ही। अगर राणा सांगा लड़ते हैं तो बाबर भारत पर कभी अपना कदम नहीं रख पाएगा। इसी कारण दौलत खां लोदी और दिलावर खां लोदी राणा सांगा से ये बात कहते हैं कि आप तटस्थ रहिएगा। अगर तटस्थ रखा जाता तभी तो वो बाबर हमला करके इब्राहिम लोदी को हरा पाता। मैंने क्या कहा सर, इतिहास के पहलू को हर इतिहासकार ने अपने निगाह से दिखा है। सन 1857 की क्रांति, वीडी सावरकर साहब का मानना है कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति है। वहीं मजुमदार साहब कहते हैं कि 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह है। और एसएन सेन साहब कहते हैं 1857 की क्रांति प्रारंभिक समय में सैनिक विद्रोह था और बाद में राजनीतिक विद्रोह हुआ। इतिहास का हर एक इतिहास का पहलू अलग अलग नज़र से देखा है, ठीक। और डिपेंड करता है आप राणा सांगा को महान योद्धा के रूप में देखना पसंद करते हैं या देशद्रोही। और इतिहास गवाह है कि हर समय भारत दो पक्षों में बंटता है। जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे तो उसका विरोध यहाँ पर एनजी रंगा कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी और असहयोग आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो आपको आज भारत के साथ जुड़कर अपने वीर पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ना कि उनकी आलोचनाएं करनी चाहिए। अगला जो कंट्रोवर्सी है वो राष्ट्रगान को लेके है। किसी ने मुझसे बताया कि भारत भाग्य विधाता जय हो, तो आखिर ये भारत भाग्य विधाता है कौन? और ऐसा कहा था कि ये एक राष्ट्रगान नहीं है बल्कि किसी के प्रशंसा करने के लिए इसको बनाया गया था, किसी अंग्रेज की प्रशंसा करने के लिए बनाया गया था। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, मैंने कहीं से थोड़ा अंश सुना। मैं इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ आपका, क्योंकि आप एक हिस्ट्री के आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाते भी हैं, तो आपका क्या पक्ष है, क्या सच्चाई है? सर सच्चाई एक कहानी है सन 1905 की स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 11 तक चला था और लगातार हम ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा था। तो इसी को संभालने के लिए भारत के वायसराय हॉर्डिंग ने एक प्लान बनाया और जॉर्ज पंचम को भारत आने का न्योता दिया कि राजा साहब आप भारत आइए। और उस समय की सबसे बड़ी पार्टी ही कांग्रेस थी। और राजा साहब जब भारत आ रहे हैं तो अब राजा साहब का हम स्वागत करेंगे। और भारत ने तो शुरू से हमें यही सिखाया है, अतिथि देवो भव, शुरू से हमारा कल्चर ही वही रहा है। तो राजा साहब के स्वागत के लिए सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। तो इस लाइन पर बहुत बार विवाद हुआ। उसके विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि 1911 में राष्ट्रगान गाया गया और 1912 में राष्ट्रगान पब्लिश हुआ था और सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति बन गए जिसे नोबेल्स मिला था। इससे पहले किसी भी पूरे एशिया में नोबेल किसी को नहीं मिला। तो वही भारत है कि अगर आप समाज की सेवा के लिए लगे हैं तो लग रहा है आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर वही बात कहा गया, कहीं तो ये भारत भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम साहब तो नहीं थे। और निश्चित तौर पर से रविन्द्रनाथ टैगोर को इस बात का बहुत दुख हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बेकायदा स्टेटमेंट लिखा कि भारत भाग्य विधाता वहाँ भारत की जनता का संबोधन है, वहाँ पर भारत के भगवान का संबोधन है, वो जॉर्ज पंचम नहीं है। उन्होंने लिखा, स्पष्टीकरण दिया। और विवाद तब आ गया जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में और बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बना दिया अमार सोनार बांग्ला। और स्वदेशी आंदोलन जो 1905 हुआ था उसमें दो गीत गाए गए थे, एक वंदे मातरम और दूसरा
अमार सोनार बांग्ला। तेजी तब आई जब बांग्लादेश बना और भारत के लोगों ने कहा देख लो, सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन में 2 गान गाए गए, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना और वंदे मातरम को भारत में सम्मान नहीं मिला। ये क्रांति का आंदोलन था, इसको सम्मान आपने नहीं दिया, और जो स्वागत का गान था उसको आपने सम्मान दिया। बहुत इसको लेकर विवादें हुई। सुभाष चंद्र बोस का इसके बारे में यह मानना था कि जो भी बातें वो पहले की बातें हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार फौज बनाया तो भी उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन होना चाहिए, क्योंकि जनगण मन में पूरी भारत की व्याख्या की गई है, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के चलने की बात करी गई है। जब हम बोलते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो भारत का पूरा पश्चिमी पार्ट का हम बात करते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड़ साउथ इंडिया, द्रविड़ साइडली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्कल, उड़ीसा, बंगाल, बंगाल, विंध्याचल, जिसकी भुजाएं बिहार से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक फैली हुई हैं, जिस पर हमारी मुंडेश्वरी माई माता विंध्यवासिनी और मैहर देवी विराजमान है। जब हिमाचल बोलते हैं तो भारत का वो धर जो सदैव ऊंचा रहता है, और यमुना गंगा की पवित्रता हमारे भारत में। तो अब एक सूत्र से बांधा गया और ये पढ़ने बहुत इजी था, जनगण मन अधिनायक जय हो, जिसे आम व्यक्ति भी और जो कम पढ़ा लिखा वो भी उच्चारण कर सकता है। ये सुभाष चंद्र बोस का मानना था। उसके तुलना में वंदे मातरम थोड़ा डिफिकल्ट है। आज की युवा पीढ़ी को अगर कह दिया जाए पूरा वंदे मातरम सुनाओ तो निश्चित तौर पर फंस जाएंगे। तो ये विवाद का विषय था। अब जो गुजर चुका है उसे गुजरने ही रहने दीजिए, जो अपना है वो अब उसको लेकर चलते हैं। बिल्कुल। अभी मैं आपसे पूछूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के शिक्षा के इकोसिस्टम को लेके, मतलब पूरा जो एक माहौल है, क्योंकि आप पिछले 5 से 7 साल से आप मुगलसराय को देख रहे हैं एक शिक्षक के तौर पे, क्या लग रहा है कितना चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पे शिक्षा को लेके? 5-6 सालों में सर वो समय था कि लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से शिक्षा के लिए पटना, बनारस, इलाहाबाद, अलग अलग शहर में जाया करते थे। शिक्षा में जो क्रांति है, कहा जाता है बदलाव, तो निश्चित तौर पर सर रॉय क्लासेस एक बदलाव लाई, और हम सब अम्बेडकरवादी हैं। शिक्षा सेड़ने का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना पढ़ाएगा। तो जो शिक्षा का स्तर में सबसे अधिक सुधार तब आया जब हमारे टीम के द्वारा लाइब्रेरी ओपन किया गया। और आज गौर कर रहे होंगे सर जी, हर एक गांव में लाइब्रेरी की सुविधा है, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ रहा है। आज मेहनत की बात है कि जो अधिक मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन, मतलब न सिर्फ कोचिंग क्लासेस बल्कि लाइब्रेरी भी इनकम का एक जरिया बन चुका है। और वो जहाँ पे शिक्षा का जरिया था वो इनकम का जरिया, लेकिन इनकम अलग बात है, लेकिन वो बदलाव देखिए कि जहाँ लोग पहले गांव में शाम को अधिकांश मोहल्ले में क्रिकेट, गुल्ली डंडे, टायर चलाते हुए नजर आ रहे थे, वो आज बच्चे कुछ ना हो लाइब्रेरी में तो पढ़ रहे हैं। तो वो बदलाव नजर आता है कि रॉय क्लासेस की टीम के द्वारा वो एक क्रांति थी। और डिजिटलाइज शिक्षा में रॉय क्लास लगातार सैकड़ों सिलेक्शन देकर नगर वासियों के लिए लगातार कदम से कदम आगे बढ़ा रहा है मिलकर। और रॉय क्लासेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी शिक्षा नीति है, 500 रुपये में सब पढ़े सब बढ़े। दिव्यांगों से कोई पैसा नहीं, पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, आर्थिक स्थिति खराब, उनसे भी पैसा नहीं, एक्स आर्मी उनसे भी पैसा नहीं, अम्बेडकरवादी हैं, शिक्षा ही सबसे आगे रहेगा। इधर अगर हम 2-3 साल में अगर देखते हैं पीछे मुड़ के, तो बहुत लोग रॉय क्लासेस का नाम लेते हैं, और अन्य भी कोचिंग क्लासेस हैं, अन्य भी क्लासेस चलती हैं। ऐसा क्या कारण है जो आपके फेवर में है और लोग बड़ी सहजता से आपका नाम ले लेते हैं? सर जो बोला ना अभी हमने कि 500 रुपये में शिक्षा, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले लोग 1200-1500 रुपये ले रहे थे, आज 500 रुपये में, 500 रुपये में 4 घंटा पढ़िए, क्या सर? तो आप भी किसी को भेज सकते हैं। एक बर्तन धोने वाला, माता बर्तन धो रही हो, बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है सर। इसी कारण रॉय क्लासेज आज पहली ऑप्शन बन चुकी है। और हमारे अनुभवी टीचर और जो टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास हर एक जितने भी टीचर्स हैं वो सब योग्य हैं, 8-10 साल पढ़ाए हुए हैं। इसी कारण रॉय क्लासेज का सब नाम लेते हैं। और देखिए अभी मैंने कहा कि हर एक इतिहास के 2 पहलू होते हैं, एक समर्थन और एक विरोध वाला। तो विरोध जब तक आपका ना हो, तो एक ओझा सर की लाइन है कि अगर 100 करोड़ आबादी वाले देश में
अगर 1 लाख लोग भी आपको ना गरियाएं तो इसका मतलब आप जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, क्योंकि मुर्दों की बात कोई करता नहीं है। बिल्कुल ठीक, अगर हमारी बात कर रहा है तो अभी रॉय क्लासेस वगैरह जिंदा है। जिस दिन बात होना बंद हो जाएगा उस दिन हम यहाँ रहेंगे भी नहीं। एक आखिरी संदेश जो भी दर्शक, जो भी युवा साथी हमको देख रहे हैं, उनके लिए एक आखिरी संदेश आपका क्या होगा? आखिरी संदेश यही है कि शिक्षा को हथियार बनाएं और अपने माता पिता जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, अपने माता पिता को आज जाके देखिएगा, वो अपनी पूरी ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट, एक मिडिल क्लास फैमिली यही चाहता है कि मेरे बच्चों को एक जॉब हो जाए। कभी उनकी आंखों में झांक के देखिएगा, पूरी दुनिया आपको फेल्यूअर के नज़र से देखेगी, लेकिन वो माता पिता 2 ऐसे चेहरे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के ज़िंदगी भर आपके पीछे लगे होते हैं। अगर ज़िंदगी में अगर जीत आप उस दिन मिलेगी जिस दिन आपके माता पिता जीतेंगे। अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, जीना हो तो माता पिता के लिए जिए। जिस दिन आपको नौकरी मिल गई उस दिन आपके पिता की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी और माता की उम्र 15 साल, बस खुशी के मारे। तो दोस्त, बस हमारा यही मैसेज है, बस पढ़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी रोचक बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बने रहे, उनको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बात बिल्कुल, वीडियो जो लोग देखेंगे वो निश्चित तौर पर से कमेंट करेंगे कि आपको किस मुद्दे पर जी आपको जानकारी चाहिए और हेलो मित्र का सेशन कैसा लगा। और ख़ास करके रॉय क्लासेस के सभी बच्चे, उससे निवेदन है इसे आप अधिक से अधिक पोस्ट करें और कौन सा टॉपिक पर आपको नकारात्मक सकारात्मक क्या इंडिया जानना चाहता है उस पर जरूर आप कमेंट करें। और हम सब आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और रॉय क्लासेस की पूरी टीम हेलो मित्र के साथ जुड़ी रहेगी और आप सबों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भीम, नमस्कार।